हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन का जो नेक्स्ट पोर्शन है वाटर पोल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था और पोल्यूशन के टाइप्स और आगे वाले आने वाले टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन कैसे अराइज होता है। जितने भी हम यूज़ करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स हम यूज़ करते हैं डे बाई डे, चाहे वो एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं चाहे डोमेस्टिक लाइफ में हम यूज़ करेंगे, तो उनसे अराइज होता है वाटर पोल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स या कोई भी ऐसी सब, उससे क्या होता है कि डिग्रेडेट होती है वाटर क्वालिटी, और उस टर्म को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्योर वाटर बॉडीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे पॉन्ड्स आजकल ज़्यादा पाया जाता है, वो प्योर वाटर बॉडी है। उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर से जब निकलते हैं वो वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाते हैं और वो वाटर पोल्यूशन का एक फैक्टर बन जाता है। या डोमेस्टिक वेस्ट, जितनी भी हम घरों में यूज़ करते हैं चीज़ें, जो उनका वेस्ट बन जाता है वो वाटर बॉडीज में कभी कभार फेंक दिया जाता है और उससे भी वाटर पोल्यूशन टर्म अराइज होती है। या इंडस्ट्रियल वेस्टेस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्ट्स क्या है, इसकी काजेज क्या, कौन कौन सी बीमारियाँ फैली जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, वो इफेक्ट है। जैसे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी क्या है, कॉलरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरिया, मलेरिया या टाइफाइड फीवर, ये 4 इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब एक प्योर वाटर बॉडीज़ में कोई पोल्यूटेंट, कोई केमिकल ऐड हो जाता है, भले वो नेकेड आई से ना दिखे। कभी कभार क्या होता है कि जब हम किसी वाटर बॉडी से पानी पीते, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत प्योर है, आँख से दिखता है प्योर है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स ऐड होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और मोस्टली हम बीमार पड़ते हैं। वो ये 4 बीमारियाँ हो सकती हैं, ओके। एक्चुअल में इसका सोर्स कौन सा है, मतलब ये जो जितने भी ये वाटर बॉडीज़ में ये केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होते हैं, ये आते क्या, आपको याद रखना, प्राइमरी सोर्स जो होता है वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन, जितने भी पोल्यूशन होते हैं इनका जो प्राइमरी सोर्स मोस्टली होता है वो ह्यूमन ही होता है, क्योंकि ह्यूमन ही ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिनसे वाटर, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट ह्यूमन की वजह से ही होता है, डोमेस्टिक वेस्ट ह्यूमन, या इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। तो जितने भी ये एक्टिविटीज़ करता है ह्यूमन, उनसे ना कोई पोल्यूशन होता है। यहाँ पर हमने लिखा है ये वाटर पोल्यूशन का प्राइमरी सोर्स है। कौन प्राइमरी सोर्स है, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या है, जितने भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो वाटर बॉडीज़ में लेटर ऐड हो जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उससे क्या होता है, उन पर एक एल्गी लग जाती है, एक लेयर बन जाती है वाटर बॉडीज़ पे, देखा होगा आपने। अब क्या है कि सन की रेडिएशन फॉल होनी चाहिए थी वाटर पे, लेकिन वो फॉल नहीं होती, उन पे एक लेयर है, किसकी लेयर है, एल्गी की लेयर है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल होती है वाटर में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफ़ेक्ट होते, जो एक्वेटिक लाइफ है वाटर में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते। किससे, इससे वाटर पोल्यूशन, जो एल्गी, अभी एल्गी बन गई थी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाटर पोल्यूशन का टर्म जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट टर्म हम कंप्लीट करेंगे जो होता है नॉइज़ पोल्यूशन। एक्चुअल में नॉइज़ होती क्या है, आपने हम तो सुनते हैं साउंड। ये नॉइज़ क्या होती है, जब साउंड की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो नॉइज़ में बन जाती है, एक शोर बन जाता है। साउंड मोस्टली साउंड की लेवल जो है, अकॉर्डिंग टू WHO, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी साउंड जिसकी लेवल 85 डेसिबल से ज़्यादा है वो हैज़ार्डियस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो मे बी हैज़ार्डियस, वो हैज़ार्डियस नहीं, वो मे बी हैज़ार्डियस हो सकते हैं। लेकिन 70 से कम जो है वो ठीक है, उसे कोई डैमेज नहीं हो सकता। लेकिन 85 से ज़्यादा है तो डैमेज होने के चांसेस है। अब ये साउंड आती कहाँ है, आपको पता है, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है। ट्रेन, जितने भी रेलवे स्टेशन के नज़दीक लोग रहते हैं उनको पता है कि ट्रेन से कितनी ज़्यादा साउंड आती है। एयरपोर्ट के नज़दीक रहने वाले लोगों को पता है कि जो ड्यूरिंग लैंडिंग और टेक ऑफ प्लेन तो बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है, ठीक है। या ट्रैफिक, आप जो देखोगे स्ट्रीट ट्रैफिक जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है, और वो साउंड नहीं होता, उनकी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम उसको नॉइज़ कहते हैं। टर्म किसका देते हैं फिर, नॉइज़ का, ठीक है। आप
यहाँ पर आपको कॉजेज़ तो पता चल गई कि क्या कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी हाई लेवल होती है, तो उसको हम नॉइज़ का टर्म देते हैं। लेकिन इससे ह्यूमन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलो ह्यूमन पे हम इस पे देखेंगे इसका इफेक्ट क्या है। फर्स्ट टर्म है हाइपरटेंशन हो जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी कभी कभार बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, हम क्या करते हैं, अपने कानों को ऐसे ढक लेते हैं, ठीक है। कानों को हम जब ढक लेते हैं उससे क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो नॉइज़ जो है हमारे कानों पे ना पड़े, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टेंशन, ब्लड प्रेशर जो हमारे बॉडी में होता है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन हो जाता है। ओके या परमानेंटली हेयर डैमेज हो सकता है, हेयरिंग डैमेज या हेयरिंग लॉस हो सकता है। अडल्ट्स में कब होता है, जब भी कोई साउंड 140 डेसिबल से ज़्यादा है, 140 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो अडल्ट्स में डैमेज करता है हेयरिंग लॉस। अगर चिल्ड्रंस में 140 से ज़्यादा है तो हेयरिंग लॉस या प्रॉपरली डैमेजिंग हेयरिंग डैमेज हो जाता है। या स्लीपिंग डिस्टर्बेंस भी इससे होती है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस मोस्टली उन लोगों में होती है जो एयरपोर्ट के पास में रहते हैं या रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द रहते हैं, या मोस्टली जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक, स्ट्रीट ट्रैफिक होते हैं वहाँ पर, उनमें स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स थे ह्यूमन बॉडी पे। बस इतना ही नहीं है, इसकी जिसके जो बहुत सारे इफ़ेक्ट है वो एक्वेटिक लाइफ पे भी होता है। जो भी आप देखोगे, जो भी वाटर क्राफ्ट है या शिप है वो फ्लो करते हैं वाटर के ऊपर से ओशन में, तो उनमें एक बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ है। स्पेशली हम बात करेंगे वेल्स की। आपको पता है वेल्स मैमल है, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है किसकी, नॉइज़ की। इनकी जो पूरी लाइफ जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो नॉइज़ होती हैं किनकी, जो शिप्स फ्लो करते हैं वाटर पे, या कोई भी ऐसे डिवाइस मतलब शिप्स होते हैं या वाटर क्राफ्ट होते हैं, उनमें एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इस टर्म को हम पूरे टर्म को हम नाम देते हैं वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि नॉइज़ से हमारी इफ़ेक्ट हो जाता है किसमें, एक्वेटिक लाइफ में। जो नॉइज़ किससे प्रोड्यूस होती है, वाटर क्राफ्ट से, शिपिंग टेक्निक से, उनमें इफ़ेक्ट पड़ता है मैरीन लाइफ पे भी, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन पे। और सॉइल पोल्यूशन में जो यहाँ पर डाटा आपको याद रखना वो मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है इसको। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेट हो जाता है, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेडेट किया जाता है, उस टर्म को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। सॉइल एक्चुअल में होता है क्या है, सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो है वो सॉइल होती है, और उसमें उसकी कुछ कंपोजिशन है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, वाटर होती है, आयर की कुछ क्वांटिटी होती है सॉइल में, और वो कंपोजिशन क्या है, इसमें ऑर्गेनिक मिनरल मटेरियल होते हैं, वो 45% होती है। अगर सॉइल की कंपोजिशन टोटल में 100% है, 100% में 45% ऑर्गेनिक मिनरल और मटेरियल होते हैं, और ये होनी चाहिए, तभी कोई भी प्लांट इस पर ग्रो कर सकता है। सॉइल वाटर की कंसंट्रेशन है, सॉइल वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, सॉइल वाटर की कंसंट्रेशन 25%, सॉइल आयर 25%, और जो मिसलिनियस में ऑर्गेनिक मैटर वैटर होता है वो 5% होता है, ठीक है। ये उसकी कंपोजिशन है। लेकिन इस कंपोजिशन को, इस पूरे फिनोमेना को डिस्टर्ब किया जाता है विद हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। कैसे, ह्यूमन मेड में केमिकल्स होते हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिव में जो बाय प्रोडक्ट वेस्ट होते हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल निकलते हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं वो सॉइल में डंप किए जाते हैं। 10 आल्सो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ ज़्यादा काटे दिए जाते हैं तो सॉइल डिग्रेडेट होती है। तो ये सारे टर्म्स रिलेट होते हैं सॉइल पोल्यूशन से, और यही काजेस है क्या, जो मैंने जो मैंने यहाँ पर लिखे ये सारे क्या है, ये काजेस है सॉइल पोल्यूशन के। और ये जो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट किसका है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंट्रोल कैसे किया जाता है, सॉइल पोल्यूशन हुआ है लेकिन हम तो चाहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लेकिन कैसे, कंट्रोल कैसे कर, हमें तो डेवलपमेंट होना है, लेकिन डेवलप्ड हम कंट्री चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर केमिकल का यूज़ करेंगे, तो लेकिन सॉइल तो पोल्यूट हो जाएगी। तो उसको कैसे रोका दिया जाएगा, फर्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा
प्लांटेशन करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, आप कंट्रोल फार्मिंग करो। कंट्रोल फार्मिंग मतलब आप तो फार्मिंग एग्रीकल्चर तो आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन आपको कंट्रोल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी। कैसे? जो आप केमिकल यहाँ पर यूज़ करते आप उनको यूज़ ना करें, आप ऑर्गेनिक केमिकल करें, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। कैसे? जो आप केमिकल यूज़ करते, जो खाद जितनी भी खादें यूज़ होती थी उनको आप रोको, आप गोबर का ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करो। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मोस्टली राजस्थान में आजकल ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़, आप उन प्रोडक्ट का यूज़ करो जिनको हम दोबारा बना के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप प्लास्टिक को यहाँ पर इग्नोर करो, छोड़ दो, प्लास्टिक का यूज़ कम, क्योंकि बहुत सारे आपने बहुत बार देखा होगा प्लास्टिक पे हर साल कहते हैं कि आप प्लास्टिक पे बैन लगाओ, प्लास्टिक पे बैन लगाओ, और लग भी जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और फिर से दोबारा यूज़ करते हैं उसका। तो हमें बहुत कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी? मैंने पहले कहा कि ह्यूमन बॉडी पे इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे इसका इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन एक कंज्यूमर होता है। अभी जब हम बात करेंगे अभी फूड चेन या इकोसिस्टम में हम बात करेंगे अभी आगे लेक्चर में, तो ह्यूमन जो होता है ये कंज्यूमर होता है, ये अपना जो फूड होता है खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, फूड राइस हम खाते हैं या ब्रेड हम खाते हैं, वो फ्लोर से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जितने भी वीट्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है, और वीट एक प्लांट होता है खुद, तो राइस प्लांट होता है। ठीक है, और उन प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सॉइल पोल्यूशन की वजह से। सॉइल पोल्यूशन की वजह से प्लांट इफेक्ट होता है, प्लांट्स में वैसे केमिकल आ जाते हैं, और वो उनका जो बाय प्रोडक्ट जो फ्रूट होगा, जो उनका प्रोडक्ट मतलब राइस या वीट होगा, वो डिग्रेडेट होता है, वो मोस्टली इफेक्टेड होता है इनसे। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में ऐसे डैमेजिंग पावर आ जाते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं। उनसे क्या होता है, जब हम खाएंगे तो हम में वो प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी पे। और डायरेक्टली किस पे होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। मोस्टली आपको देखा होगा जब हम कोई प्लांटेशन करते हैं, हम पहले एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें हम प्लांट को इम्प्लीमेंट करते हैं फिर। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, पहले हम बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक मटेरियल कभी हमें दिखते हैं ना, वो उसी में होते हैं नीचे। और जब ये प्लांट ग्रोथ करता है, उसमें क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, रूट की ग्रोथ को ये रोक देता है, और रूट की ग्रोथ रुक गई तो प्लांट की ग्रोथ रुक गई, तो ये प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एयर पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा अराइज हो जाता है। कैसे? जब सॉइल पोल्यूशन हुआ, मीन्स सॉइल की क्वालिटी को उन्होंने डिग्रेडेट किया। उसमें कैसे? क्योंकि हमारे केमिकल्स या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ऐड हो गई है। केमिकल जब सॉइल में अराइज हो, वहाँ पर डस्ट, टॉक्सिक डस्ट, सॉइल की एक लेयर होती है ऊपर, वो टॉक्सिक डस्ट होते हैं, और जब वो डस्ट उड़ जाता है वो डायरेक्टली किस में ऐड होता है? एयर में। डस्ट है वो, जब आंधी होती है, मतलब तेज़ हवा आती है, विंड होती है, जब विंड आ जाती है तो ये डस्ट अराइज होती है, और ये सीधे एयर में चली जाती है, और अराइज करते हैं एयर पोल्यूशन में। और यही एयर हम इनहेल करते हैं, तो हम में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनडायरेक्टली किसी सॉइल पोल्यूशन से अराइज होते हैं। तो कुछ इफेक्ट डायरेक्टली हो जाते हैं, कुछ इफेक्ट इनडायरेक्टली हो जाते हैं ह्यूमन या प्लांट्स पे। ठीक है, और नेक्स्ट पोल्यूशन जो है ई वेस्ट, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पिछली बार एक क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में अगर 1-2 साल में पहले आप देखोगे, आया भी था एग्ज़ाम में ई वेस्ट पे क्वेश्चन। यहाँ पर ई वेस्ट क्या हो, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट पोल्यूशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन होता क्या है, अराइज कैसे होता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं सिखाता हूँ ये कैसे। जो भी हम सेल फोन यूज़ करते हैं, सर्किट बोर्ड, हार्ड ड्राइव्स या हार्ड बोर्ड जो कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ होते हैं, या टेलीविज़न या प्रिंटर, इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन जब ये ख़राब होते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, या किसी मतलब क्या बोलते हैं, कबाड़ी को देते हैं, या तो हम डायरेक्टली इनको फेंक देते हैं या इनको बेच देते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ रिज़ल्ट जब हम उनको खुद फेंक देते हैं, कभी कभार इनको जलाया भी जाता है, बर्न भी किया जाता है, कभी कभार ये वाटर बॉडीज़ में भी फेंक दिया जाता है, कभी कभार ये सॉइल में डंप भी किए जाते हैं। तो अगर इनको जला दिया जाता है, इनमें टॉक्सिक सबस्टेंस, याद रखना होगा, जो टॉक्सिक सबस्टेंसेस इनमें होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो ये होते हैं बेरिलियम, कैडमियम, मरकरी और लेड। इनकी जो
सेल होती है, जो अब अगर आप देखो कैलकुलेटर में एक सेल होती है जिसमें लेड होता है, ठीक है, और उनमें डिस्प्ले होती है, ठीक है, मार्करी उनमें यूज़ होती है, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी होती है उनमें, ठीक है। तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट जिनमें कैपेसिटर होते, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं हम, जिनमें ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम उनको बर्न करेंगे तो पूरा आयर जो वो टॉक्सिक आयर बन जाता है, मीन्स आयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हम उनको वाटर में फेंक देते हैं तो वाटर पोल्यूशन, क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर में ऐड होते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ को ऐड करेंगे, इफेक्ट करेंगे, और फिर हमें भी इफेक्ट करेंगे। डंप करेंगे सॉइल में भी तो सॉइल को इफेक्ट करेंगे। तो दस एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो ये ई वेस्ट ये पूरे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे? अगर आपने जलाया तो वाटर को इफेक्ट करेंगे, अगर आपने वाटर में फेंक दिया तो वाटर को इफेक्ट करेंगे, अगर सॉइल में डंप किया तो सॉइल पोल्यूशन अराइज करेंगे, और फिर ये पूरे प्लांट और एनिमल्स को ये डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, क्योंकि इनमें ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनके बिना आप कोई भी सेल, कैपेसिटर, जितने भी हम डिवाइसेस होते हैं या लिक्विड डिस्प्लेज होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनमें मोस्टली ये पाए जाते हैं। अब क्या है कि इनका जो दोबारा यूज़ अगर दोबारा, मैंने पहले ही वहाँ पर कहा था कि दोबारा रीयूज़ या रिसाइकल किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इनको वाटर में ऐड किया जाता है, एयर में जला दिया जाएगा, फिर एयर में ही ऐड हो जाएंगे, या सॉइल में इनको डंप किया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और एक डाटा याद रखना जो मैंने अभी कहा था कि ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो है चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया थर्ड नंबर पे, ठीक है। याद रखना कि थर्ड नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए, ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। इफेक्ट इनसे बहुत ज़्यादा होता है। जो मैंने अभी भी कहा है कि कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसमें होते हैं वो ये है, ठीक है। और कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो चाइना है, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना, थर्ड नंबर पे है इंडिया, ये मोस्टली आपको याद रखना है, ठीक है। ये ई वेस्ट की टर्म में हम जो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन, ठीक है। और आगे हम जाएंगे, हम जब लास्ट वाला पोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है कि ये सबसे, अगर आपको कहना हो कि सबसे डेंजरस कौन सा है तो आप कह देना कि ये रेडियो एक्टिव क्या है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पोल्यूशन की है। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल नॉइज, वो क्या है, वो भी पोल्यूशन है, लेकिन उनकी चेंज अगर आप देखोगे ना ह्यूमन में, वो कैसे चेंज लाते हैं, मतलब एक ह्यूमन पे इनका इफेक्ट कैसा है, वो स्लोली होता है, स्लोली वो पॉइजनस होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये अब्रप्ट चेंज दिखाते हैं। ये एक ऐसा पोल्यूशन है जो अब्रप्ट चेंज दिखाता है, मतलब किसी चीज़ को अगर ये डैमेज करता है पूरा अब्रप्ट डैमेज करके छोड़ देता है, ठीक है। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी जो ये दो एरिया है, यहाँ पर है ये जापान में, तो उन पे एटॉमिक बम का अटैक किया था यूएसए ने। तो वहाँ पर जो अगर आप आज भी नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ की जो पूरी लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी, प्लांट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, या जो टेरेस्ट्रियल ह्यूमंस है जो ज़मीन पर रहती है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हुई थी। किससे? एटॉमिक रेडिएशन से, न्यूक्लियर रेडिएशन से, ठीक है। मैंने पहले ही कहा ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पोल्यूशन है, ठीक है। कब होता है? जब भी कभी कभार न्यूक्लियस एक्सप्लोजन हुआ था, जो अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, ठीक है। या न्यूक्लियर वेपन की जब हम टेस्टिंग करते हैं, जो पॉपुलेटेड सिटी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हम उनको वहाँ से दूर एक आइसोलेटेड स्टेट में ले जाते हैं और वहाँ पर टेस्टिंग होता है, लेकिन वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं जितने भी हमारे पास लाइफ होते हैं, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, वो पूरा इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। या आप देखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट या ऐसे पावर प्लांट होते हैं, मतलब जहाँ पर पावर जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर केमिकल्स, ठीक है। और वो कौन से है? वो यूरेनियम है, थोरियम है। ये दो ऐसे न्यूक्लियर केमिकल्स है जिनका हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो याद नहीं रखना है आपको, बस इतना याद रखना है कि ये दो ऐसे प्रोडक्ट है, जो ऐसे न्यूक्लियर सब्सटेंसेस है, न्यूक्लियर केमिकल्स है, सब्सटेंसेस है जो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में या न्यूक्लियर वेपन्स में हम यूज़ करते हैं। और इनकी जो मैक्सिमम जो अभी
इंपोर्ट करते हैं इन इंडिया, जो मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं वो जापान से मैक्सिमम इसका इंपोर्ट होता है अभी। और इनका यूज़ होता है न्यूक्लियर वेपन्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और ये मिनिमम टेम्परेचर जब ये लाए जाते हैं, ये एक मिनिमम टेम्परेचर पे लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें कोई भी ऐसी रिएक्शन अराइज हुई कि ये पूरे सिस्टम को डैमेज कर देंगे, ठीक है। और इनकी एक रिएक्शन होती है, वो न्यूक्लियर, वो आपको याद नहीं रहा, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए एक आइसोलेटेड मैनर में इसकी रिएक्शन होती है। एक स्टील की एक ऐसे रिएक्टर होता है जिसके बाहर एक पूरा जो स्टील का एक दीवार खड़ा हो, वाल होता है, ताकि जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस बाहर ना आए, ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो ऐड ना हो जाए। तो लेकिन कुछ सबस्टेंसेस ऐड होते हैं, वो इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं रेडियो एक्टिव, ये इसका डिसएडवांटेज है। हम रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और इनकी जो रिएक्शन होती है, आपने देखा है, हम न्यूट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अराइज कब हो जाता है? जब हम कोई भी रिएक्शन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें, ये अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनसे हम कोई रिएक्शन करवा देते हैं। ये एक रिएक्शन कैरिंग एलिमेंट होते हैं, इनसे हम रिएक्शन कोई करवाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो ह्यूमन या एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा एक्सरे मोस्टली हर किसी को पता होगा। एक्सरे क्या होता है? मोस्टली अगर जब कोई डिटेक्टिंग, ये एक ऐसी जिनसे हम डिटेक्ट कोई चीज़ करता है। आपने देखा होगा, हम ह्यूमन पे कोई एक्सरे करता है, हम देखें कोई अंदर कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं है, बोन पे एक्सरे का ये एक्सरेज होते हैं, इनका बॉम्बार्ड किया जाता है ह्यूमन बॉडी पे। मान के चलो किसी की लेग फ्रैक्चर हुई है तो लेग पे ये बहुत ज़्यादा एक्सरेज फेंकी दी जाती है। और एक मॉनिटर होता है जिस पे हम देखते हैं कि कहाँ पर एक्सरेज पास हो जाती हैं। तो जहाँ पर वो पास होता है वहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, और जहाँ पर बोन होती है वहाँ पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और दिखाता है कि यहाँ पर तो ठीक थे, लेकिन यहाँ पर आपका जॉइंट जो है ब्रेक हुआ है। तो वो एक्सरे मॉनिटर पे दिखाए जाते हैं। ये एक्सरेज भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पर। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम एक्सरे का यूज़ करो। क्योंकि आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, जब यही एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं एक मशीन में, जहाँ पर आपका बैग लगेज होते हैं वो पास किया जाता है, उस पर एक्सरेज का एक बहुत ज़्यादा रेडिएशन फॉल करते हैं और वो मॉनिटर पे दिखाते हैं इस बैग में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि वो एक्सरेज फिर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा डाटा था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के रिगार्डिंग। और इसमें भी अगर आपके पोल्यूशन, अभी तक तो पोल्यूशन कंप्लीट हुआ, पोल्यूशन के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी या कमेंट लिख सकते हैं। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं पहले वही कमेंट या वही क्वेरी जो क्वेश्चन होगा उसको हम पहले क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में हम इसका पूरा MCQ एक सेशन करेंगे जिसमें हम पूरे MCQs कंप्लीट करेंगे। और ओके, बाय।